जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास का तीसरा दिन है। लगभग आज हो सकता है ये लास्ट ही दिन होगा। कोशिका आज ख़त्म हो जाएगी लगभग। देखिए कल तक जहाँ तक चला था उससे आगे चलेंगे। चलिए, ये प्रश्न था। प्रश्न यह था कि इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन यानी कलर विजन से संबंधित नहीं है। कलर विजन से संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है ना। कलर विजन कौन दर्शाता है, समझिए ध्यान से कि जो कलर विजन में देखने का तरह से क्या होता है, कौन शरीर का कौन से अंग के पास देखने का कैपेसिटी होता है, किसके पास होता है, हमारे आँख के पास होता है। इसमें कैसे प्रक्रिया चल रहा है, समझिए ध्यान से। हम लोग का जो आँख है, आँख में दो प्रकार का कोशिका पाता है। कौन कौन? एक होता है शंकु कोशिका और एक होता है शलाका कोशिका। क्या होता है? एक शलाका कोशिका, ठीक है। शंकु कोशिका क्या कहते हैं? कौन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सेल कहते हैं। और शलाका कोशिका क्या कहते हैं? रोड सेल्स कहते हैं। अब देखिए क्या चीज़ होता है, ये शंकु कोशिका जो होता है, यह क्या होता है, किसी रंग को पहचानने का क्षमता प्रदान करता है आँख को। जैसे किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, वह लाल है, वह नीला है, वह काला है, वह पीला है, ठीक ना। उस कलर को पहचानने का क्षमता कौन प्रदान करता है आँखों को? यह शंकु कोशिका। कौन? शंकु कोशिका। यही अगर यदि कोशिका में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई तरह का नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, ठीक ना, तब क्या होता है, आपको कलर विजन होता है। क्या होता है? कलर विजन होता है। कलर विजन होता है मतलब, कलर विजन मतलब होता है देखने में, रंगों को स्पष्ट रूप से पहचान करने में समस्या उत्पन्न हो जाना, ठीक है। अब देखिए ये किसके कारण से, ये कलर विजन का मुख्य कारण होता है, समझ लीजिए एक प्रकार की एक अनुवांशिक बीमारी है। कलर विजन जब भी होगा, ज़्यादा चांस रहता है अनुवांशिक बीमारी है। कि कौन सा बीमारी एक तरह से ये है कलर विजन? अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। चलिए अब आता है शलाका कोशिका का काम क्या होता है। शलाका कोशिका ये करता है हमारे आँखों को, यदि कम भी प्रकाश कहीं पे है ना, तो वहाँ पे भी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर यहाँ शलाका कोशिका जैसे क्या होता है, शलाका कोशिका में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको कम प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो इस तरह से कम प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, जिसको रतौंधी नहीं है, शाम में भी एक तरह से क्या होगा, उसका स्पष्ट दिखेगा। जिसको रतौंधी है, शाम में स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्या कि शाम में क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, लाइट क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस समय क्या होगा, उसको सही रूप से नहीं दिखेगा क्योंकि शलाका कोशिका में समस्या आ गई है। अब समझना ध्यान से, ये शलाका कोशिका किसके कारण से कम हो जाता है, शलाका कोशिका में किस कारण से समस्या हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से क्या आता है, ये शलाका कोशिका में समस्या आती है। इसलिए क्या होता है, विटामिन ए आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। और देखिए यह किसके लिए, आंखों के लिए फायदेमंद होता है। आंखों पे किस प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। इसलिए इसका क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम इसी के आधार पर रखा गया है, रेटिनॉल। क्या रखा गया है? रेटिनॉल। अगला है क्या चीज, ये आइरिस, ठीक ना। आइरिस जिसको हम क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। क्या है ये? आइरिस। इसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये आइरिस क्या चीज करता है, ध्यान देखिएगा। ये आइरिस एक तरह से कलर, जो आंखों के अंदर जो कलर होता है, किसी का भूरा कलर का आंख होता है, किसी का काला कलर का जो आंख होता है, ये जो है ये कलर, यही क्या है, आइरिस है। इसका काम यही होता है कि अगर यदि बहुत अधिक तीव्रता का प्रकाश हो रहा होता है, ठीक ना, तो वो क्या करता है कि जो है ना यह जो है, जो आइरिस में जो उपस्थित होता है, ठीक ना, बीच में वो पुतली होता है, ठीक ना। पुतली को ये क्या करता है, यदि बहुत अधिक प्रकाश आएगा आइरिस पे, तो ये आइरिस क्या करेगा, पुतली को जो है ना छोटा कर देगा। इसलिए पुतली को छोटा करता है, उसके जो गैप को क्या करता है, छोटा करता है, ठीक ना। छोटा इसलिए करता है कि अत्यधिक तीव्रता का प्रकाश डायरेक्ट रेटिना पर पहुंचेगा तो रेटिना पर नुकसान पहुंचेगा, ठीक ना। इसलिए प्रकाश की मात्रा को वो कम करता है। वहीं अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप में गया है, तो वहाँ पे जो है ये पुतली क्या होता है, छोटा कर देता है। कौन? ये आइरिस ही करता है। मतलब प्रकाश के जो है एक तरह से जो मात्रा होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, या उसको नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस। यह किस प्रकार करता है, यदि बहुत अधिक प्रकाश तीव्रता का है तो पुतली को क्या करेगा, वो छोटा कर देगा, और जहाँ कम प्रकाश होता है वहाँ पुतली को बड़ा कर देगा। नॉर्मल सोचिए, अंधेरे में जाइएगा तो आँख पूरा ऐसे करके देखिएगा, ठीक ना। और यदि पूरा धूप में है तो आँख हल्का हल्का एक तरह से दबा करके देखिएगा। ऐसे इसलिए दबाता है ताकि पुतली क्या होता है, उसका छोटा हो जाता है। चलिए अब उसके बाद क्या चीज़ है, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, जैसे कि ये देखिए आँख है,
ठीक है, यहीं पे आपका होता है आइरिस होता है यहाँ पे, ठीक ना। ये ऑप्टिकल डिस्क होता है इस क्षेत्र में होता है, ठीक ना। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, इस क्षेत्र में होता है। यहाँ क्या होता है, इसी ऑप्टिकल डिस्क से, ठीक है, इसी ऑप्टिकल डिस्क से क्या होता है, प्रकाश तंत्रिका, कौन, प्रकाश तंत्रिका क्या होता है, यहाँ से निकल के क्या होता है, हम लोग का जो मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क में प्रवेश करता है। और यह प्रकाश तंत्रिका क्या चीज़ लेकर के जाता है, या जो हम लोग जो किसी चीज़ को देखते हैं उसका फोटो लेकर प्राप्त करता है, यानी एक तरह से दृश्य सूचना को एक तरह से यहाँ से लेकर के कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क में पहुँचाता है, जिसके कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, प्रजनन कोशिका कौन सी है। अब देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, आपको बताए थे प्रजनन करने का काम कौन करता है, एक शुक्राणु कोशिका हो गया और अंडाणु कोशिका हो गया, वो लोग क्या है, एक तरह से एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक। ये जो युग्मक जो होता है, युग्मक क्या होता है, एक तरह से जोड़ा लगाने का काम करता है, मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करने का काम करता है। आपको बताए थे युग्मक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कौन होता है, नर युग्मक होता है, और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक होता है, नर युग्मक से शुक्राणु निकलता है और मादा युग्मक से अंडाणु निकलता है, ठीक है। और यही दोनों फिर जाके क्या करेगा, निषेचन करेगा, और निषेचन करने के बाद क्या होता है, यह एक जायगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है, ठीक है, जिसको हम यह क्या कहते हैं, इस जायगोट को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। चलिए उसके बाद ये क्या, WBC आपको बताए थे, WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का भी मतलब, ल्यूको मतलब सफेद, साइट मतलब कोशिका आते हैं, सफेद कोशिका, सेम बात है। यह क्या करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी को निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। हाँ, RBC क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। और इसको एक तरह से क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब क्या होगा, एरिथ्रो मतलब होता है लाल, एरिथ्रो मतलब क्या होता है, लाल, और साइट मतलब क्या हो गया, कोशिका। बात वही होगा, लाल रक्त कोशिका ही हो गया, ठीक है। और इसमें क्या आता है, आरबीसी के पास केंद्रक नहीं होता। आरबीसी के पास क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। एक और क्या चीज होता है आरबीसी के पास, आरबीसी के पास समझिएगा ध्यान से, चलिए देखिए, हाँ आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर क्या चीज पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के जितना भी कोशिका वहां तक पहुंचाने का काम करता है। हाँ, और एक और चीज होता है आरबीसी को लेकर के जानिए कि आरबीसी के पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किसमें, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसलिए इसका जो ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में ही होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। लिम्फोसाइट क्या है, ये WBC का ही एक प्रकार है, ठीक ना। लिम्फोसाइट क्या होता है, एक तरह से लिम्फ कोशिका। क्या है, लिम्फ कोशिका। ये क्या है, WBC का ही एक टाइप्स है। ये भी क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। चलिए अगला देखें, इसमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक, हाँ ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि जो आरबीसी है यह क्या है, जो एक तरह से आरबीसी है, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन पे क्या, 4 गो ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन का अणु क्या होता है, रक्त वाहिका के द्वारा शरीर के जितना भी कोशिका है वहां तक पहुंचने का कार्य करता है। तो वही बोल रहा है, ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ये आरबीसी पहुंचाता है। WBC के बारे में आपको बता दिए थे, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है शरीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यही WBC की बहुत अधिक मात्रा वृद्धि, एकाएक वृद्धि हो जाए, इसको क्या कहते हैं, कैंसर का नाम है। क्या नाम है उसका, ल्यूकेमिया है, ठीक है। चलिए, ये तो नहीं, हार्मोन से नहीं करता है। हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक विक्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। जिससे देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना होता है, या तो एक तरह समझिएगा ध्यान से, जो है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करके क्या होता है, जैसे कि जो ना, जैसे जो महिलाओं के स्तन से दूध का जो निर्माण होता है एक तरह से, वो कि उसमें कौन सहायता प्रदान करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। लेक्टिन हार्मोन जो है उसका निर्माण करने का काम करता है दूध का। और उसके बाद एक तरह से जो मासिक चक्र जो होता है उसमें भी क्या होता है, एक तरह से कौन, हार्मोन जो सहायता प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ों ने, हार्मोन्स क्या होता है, शरीर के अंदर जो रासायनिक विक्रिया है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। उसका काम गैसों को आदान प्रदान करने का नहीं है, ठीक है। इसी कारण से ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए आरबीसी और WBC, आरबीसी तो ठीक है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को संदर्शन ले जाने का काम करता है, लेकिन WBC का ऐसा कार्य नहीं है। WBC का मुख्य कार्य क्या है कि एक तरह से एंटीबॉडी का निर्माण करना होगा। अगला देखते हैं कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, समझिए ध्यान से। आपको बताए थे
कि जो ना नर युग्मक क्या होता है, पहले समझिएगा ध्यान से। युग्मक दो प्रकार का होता है, आपको बोले थे, एक नर युग्मक होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, मादा युग्मक। एक मादा युग्मक होता है, अभी तुरंत बताए थे आपको। नर युग्मक में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है आपका, अंडाणु या अंडा बोलिए, अंडाणु पाया जाता है, 2 नंबर के निषेचन करता है और क्या जायगोट बनाता है। तो वही बोलता है कि मादा जनन कोशिका का नाम क्या, मादा जनन कोशिका यही ना, जनन की प्रक्रिया में जो जायगोट जो बना निषेचन के बाद, इसी यही जायगोट ना एक फर्स्ट सेल है, स्टार्टिंग सेल है ये, इसी से एक तरह शरीर का विभाजन होते होते हम लोग का बॉडी का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों तो जनन करने में सहायता प्रदान कर रहा है ना, शुक्राणु और अंडाणु। और शुक्राणु क्या आता है, नर से निकलता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, नर जनन कोशिका कहेंगे। ये मादा से निकलता है, इसको मादा जनन कोशिका कहेंगे। आंसर हो जाएगा अंडाणु हो जाएगा। और शुक्राणु क्या, पुरुष जनन कोशिका हो गया, ठीक है। अंडाशय क्या चाहिए समझिएगा ध्यान से। यह जो अंडाणु जो होता है, जहाँ निर्माण होता है अंडाणु का, कहाँ निर्माण होता है, अंडाशय। इसका एक संधि विच्छेद भी करते हैं। अंडाशय मतलब क्या हो गया, एक तरह से अंडा जोड़ाशय। नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब अंडा का रहने का घर, क्या होगा, अंडा का रहने का घर, वही ना। आशय मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। चलिए ये बीजांड के बारे में समझिएगा ध्यान से। बीजांड क्या चीज है, देखिएगा थोड़ा, ये बीजांड हो गया तरह से पादप निषेचन में आता है। पादप निषेचन के बारे में थोड़ा समझिएगा। इसमें फिगर बनाने में समय लगता है, इसलिए पहले बना दिया। देखिए ये आपका क्या है, एक तरह से ये फूल है, क्या है, फूल है। ये हो गया बाह्य दलपुंज हो गया, ये दलपुंज हो गया आपका। और ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो होता है, यह पौधे का पुरुष जनन अंग है तरह से, ठीक ना। आप समझिए ध्यान से। ये जो है आपका पौधे का मादा जनन अंग है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, समझिए ध्यान से। ये उसका हो गया फिलामेंट, तंतु हो गया इसका। और ये जो होता है एक तरह से, ये पूरा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परागकोश कहते हैं। अब परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे हम, परागकोश कहेंगे। और इसके अंदर जो होता है एकदम कण, इसके अंदर कण कण टाइप्स का होता है, वो क्या होता है, परागकण कहते हैं। क्या होता है, वो परागकण होता है। यह परागकण, फिर एक ये 3 पार्ट हो गया इसका। मेल का कितना, तंतु, परागकोश और परागकण। ये जो पार्ट जो होता है, ये पार्ट हो जाता है आपका फीमेल का। इसमें ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ हो जाता है अंडाशय हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडाशय हो जाता है। और ये क्या हो गया, ये पार्ट, ये वर्तिका हो गया। क्या हो गया, ये वर्तिका हो गया। ऊपर का जो ये पार्ट है, इसको करते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो बना है वही है, ये जो यहाँ जो है वही यहाँ, दोनों की चीज़ है, इसलिए इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब समझिए ध्यान से, ये मेल पार्ट से, ये फीमेल पार्ट है, वो मेल पार्ट है। इसमें निषेचन कैसे होता है, ये मेल पार्ट से ये जो पराग कण है, अंदर में छोटा छोटा कण जो, ये परागकण कहाँ आएगा, ये वर्तिकाग्र के पास आएगा। जैसे वर्तिकाग्र के पास आएगा तो परागकण में जो होता है, एक तो निषेचन करने के लिए नर युग्मक होता है, ठीक है। वह नर युग्मक क्या होता है, इसके बीचों बीच एक नली होता है। इसके बीचों बीच क्या है, एक नली होता है। इस नली को क्या कहते हैं हम लोग, पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली। परागकण का युग्मक जिस नली से होकर गुजरता है उसको पराग नली कहते हैं। ये नली को क्या कहते हैं, पराग नली। क्या कहते हैं, पराग नली। इस नली के द्वारा क्या होता है, ये जो परागकण जो होता है, अच्छा सॉरी, परागकण का जो नर युग्मक पार्ट है, वो इस तरह से इसे आकर के दिखाते हैं। यहाँ पे जो बीजांड जो होता है, ये बीजांड में आकर के प्रवेश करता है, जिसके बाद निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीजांड से किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण होता है। और इसके बारे में और अधिक विश्लेषण करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। नॉर्मली इतना ही समझिए अभी। चलिए अगला देखते हैं। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है, ठीक ना। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, आपको हम बताए थे, एक कोशिका, ठीक है, ये दूसरा कोशिका है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसका क्या है, कोशिका झिल्ली है, जिसको हम अर्धपारगमी झिल्ली कहते हैं। इसका भी कोशिका झिल्ली है। आपको बताए थे, एक अर्धपारगमी झिल्ली से दूसरे अर्धपारगमी झिल्ली को पार करना, या तो एक ही, जैसे देखिए यहाँ का कोई द्रव है, ठीक ना, यहाँ कोई द्रव है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अत्यधिक है, ठीक ना। और यहाँ की कोशिका का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखिए यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लौ है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गमन करना किसके द्वारा, तो अर्धपारगमी झिल्ली के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, परासरणी संदरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, परासरणी संदरण। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए स्फीत दाब और भित्तीय दाब ना। चलिए देखिए, स्फीत दाब और भित्तीय दाब दोनों में क्या चीज अंतर है, जिसमें ध्यान से, ये रक्तवाहिका है। रक्तवाहिका मतलब क्या, नस, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि ये द्रव रूप में क्या होता है, रक्त क्या होता है, एक स्थान दूसरे स्थान तक गमन करते रहता है। ये स्फीत दाब क्या करता है कि रक्त को मतलब एक तरह से बाहर नहीं निकलने का
एक तरह से कोशिश करता है कि यह रक्त बाहर नहीं निकले। ये जो होता है भित्ति दाब क्या करता है, ये प्रेशर बनाता है कि इधर से दीवार से प्रेशर बनाता है कि वो एक तरह से क्या करे, वो रक्त को बाहर निकाले। ये नहीं निकलने देता है, ये निकलने देना चाहता है, ठीक ना। ये नहीं निकलने देता किस आधार पे, तो प्रोटीन के आधार पे। कौन सा प्रोटीन के आधार पे, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है। प्लाज्मा में एक तरह से रक्त में क्या पाया, समझ ध्यान से, रक्त जो हम लोग का होता है उसमें क्या होता है, एक द्रव पार्ट होता है और एक क्या होता है, ठोस पार्ट होता है। जो द्रव पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ठोस पार्ट में क्या होता है, वही आपको बताए थे, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो प्लाज्मा जो होता है, इसी में प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। यही प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन जो होता है, यही प्रेशर बनाता है और वह क्या करता है, तरल पदार्थ के, रक्त के तरल पदार्थ को बाहर नहीं निकलने देता है। या प्लाज्मा दाब बोलिए चाहे स्फीत दाब बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। यह भित्ति दाब होता है, वो क्या करता है, कोशिश करता है कि जो है ना रक्तवाहिका से तरह के बाहर की ओर ये निकले, कौन, तरल पदार्थ। चलिए अगला देखते हैं कि नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव से अलग हो जाता है। नाभिक किसके द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। अच्छा चलिए देखते हैं। ये हो गया कोशिका, ये हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये हो गया नाभिक। पूछ रहा है नाभिक, नाभिक था, ये नाभिक हो गया, ठीक है। डैश के द्वारा कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव कौन, ये कोशिका हो गया। इसके अंदर ये जो द्रव जो है चारों तरफ से घेरा हुआ, ये क्या हो गया, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव याद रखिएगा। कोशिका, ये कोशिका का चारों तरफ जो झिल्ली नुमा आकार से घेरा रहता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो नाभिक है, ये क्या, नाभिक, नाभिक कोई भी एक तरह से एक झिल्ली चारों तरफ से घेरा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। वही बोला, नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव से लगता है। ये जो नाभिक किसके द्वारा, इससे अलग है। इससे अलग इसी के कारण से है ना, इसका मटेरियल उधर नहीं जा पाएगा सही से, इसका मटेरियल इधर नहीं आ पाएगा सही से, तो इसी के कारण से है ना। इसका मतलब क्या होगा, नाभिकीय झिल्ली। क्या हो जाएगा, नाभिकीय झिल्ली, या नाभिक झिल्ली है ना, नाभिकीय झिल्ली। हाँ, इस नाभिक के अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। उसमें क्या होता है, किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ इसमें भी झिल्ली पाया जाएगा, उसमें भी झिल्ली पाया जाता है। चलिए अगला क्या चीज़ है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति क्या होता है कि जंतु कोशिका जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, कोशिका भित्ति बना किसका होता है, ये सेल्यूलोज का बनाता है। किसका बनाता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब समझिएगा ध्यान से, हम लोग जो घास सब जो है, जैसे कि हम लोग घास उस नहीं खा पाते हैं, कारण होता है नहीं खा पाने का कि हम लोग के शरीर में जो भी, देखिए जो भी हम ग्रहण करते हैं भोजन, उस सब को पचाने वाला एंजाइम है, तब हम ग्रहण कर रहे हैं। अगर यदि जो भी एक्सटर्नल चीज ग्रहण कर ले, उसको पचाने वाला एंजाइम ही हम लोग के भोजन को पचाता है, और उसको पचाने वाला एंजाइम ही हमारे शरीर के अंदर नहीं हो, तो हमको क्या फायदा होगा, एक तरह से वह एक तरह से पचेगा नहीं। और जो भी चीज़ हमारे शरीर में नहीं पचता है वह हमारे शरीर के लिए विषैला होता है, नुकसानदेह होता है। अब हम घास खा लिए, घास में क्या होता है, यही सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या होता है, पौधा में तो पादप में तो सेल्यूलोज पाया जाता है। अब घास खाए तो उसमें क्या होगा, सेल्यूलोज खा लिए, और सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम आपके पास नहीं है। सेल्यूलोज को पचाने वाला कौन एंजाइम होता है, सेल्यूलेज। क्या होता है, सेल्यूलेज एंजाइम होता है। यही सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करता है। हम लोग के पास ये एंजाइम है नहीं, इसको पचा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ यही सेल्यूलेज एंजाइम जो होता है वह जो एक तरह से समझ लीजिए इसमें जानवर सब में, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, इस समय क्या आता है, जिराफ हो गया, इसमें क्या आता है, सेल्यूलोज एंजाइम पाया जाता है। इसलिए वो क्या करता है, सेल्यूलोज को पचा पाता है, वह घास सब खा सकता है। और सेल्यूलोज जो होता है, समझिए ध्यान से, ये एक तरह से पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड हम आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट में बताए थे 3 प्रकार होता है। एक होता है, एक मोनोसेकेराइड होता है, एक क्या होता है, एक तरह से एक डाइसेकेराइड होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। मोनो में हम आपको बताए थे ये ग्लूकोज होता है, उसके बाद हो गया आपका ये गैलेक्टोज होता है, लिखना ही पड़ जाएगा, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, इंग्लिश में भी वही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, उसके बाद फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, अंगूर वाली शर्करा, रस वाली शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज को दूध वाली शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज को फल वाली शर्करा कहते हैं। आईसी में आपको डीएनए भी पाया जाता है, डीओपी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें आरएनए पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। या डाइसेकेराइड में क्या होता है, इसमें आपका पाया जाता है सुक्रोज पाया जाएगा,
सुक्रोज जिसको क्या कहते हैं चीनी वाली शर्करा या गन्ने वाली शर्करा कहते हैं। उसके बाद क्या पाया जाएगा आपको, लैक्टोज पाया जाएगा, लैक्टोज को दूध वाली शर्करा कहते हैं। उसके बाद एक और चीज़ में पाया जाएगा माल्टोज, जिसको माल्ट शर्करा कहते हैं, या एक तरह से क्या होता है अनाज वाली शर्करा कहते हैं, ठीक ना। अब पॉलीसैकेराइड में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका स्टार्च आ जाएगा, आपका स्टार्च एक तरह जो थी पौधे में जो ग्लूकोज एक मात्रा में हो जाता है उसका पौधा यूज नहीं कर पाता, उसको स्टार्च के रूप में जमा करता है। यानी पौधा को क्या स्टार्च को क्या कहते हैं, पौधे का स्टोर फूड कहते हैं, जमा भोजन कहते हैं। एक होता है ग्लाइकोजन, होता है ग्लाइकोजन क्या होता है, यदि भोजन वही अगदी ग्लूकोज यदि हम लोग के मानव शरीर में एक तरह से यदि रूप में जमा हो जाए ग्लूकोज तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोजन एक तरह से पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं जब ग्लूकोज की कमी हमारे शरीर में होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्या हो गया आपका, ये सेल्यूलोज, क्या हो गया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी क्या आता है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्या चीज़ है, हाँ अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में आपको बताए थे। अंतःप्रद्रव जालिका दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका होता है उसमें क्या पाया जाता है, उस पर उसके सतह पे वसा पाया जाता है। जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका होता है उस पर क्या पाया जाता है, इसमें आपको राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में क्या पाया जाता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में क्या पाया जाता है, आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। नाभ की झिल्ली बोलिए, नाभ की दीवार बोलिए, बात बराबर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग का, सुसाइड बैग में कुछ चीज, सुसाइड मतलब जो ऐसा बैग जो कि खुद सुसाइड कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है, ठीक ना। उसके बारे में आपको लाइसोसोम इसका आंसर होगा, उसके बारे में आपको बताए थे। यह जैसे एक प्रकार यह कोशिका हो गया, इसके अंदर क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, ठीक ना। ये एंजाइम्स क्या करता है, अगर यदि कोई बैक्टीरिया या एक तरह से वायरस इसके अंदर आ गया कोशिका के अंदर, तो ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, अपनी थैली में एक तरह से ले आता है। थैली में लाने के बाद क्या करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्या करता है, इसको गला देता है। इसका मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया वायरस से जो बचा लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं, इसको हम सफाई कर्मी कहते हैं या डस्टबिन बैग कहते हैं, ठीक ना। देखिए एक ये कारण होता है। एक और क्या होता है, जैसे कि भोजन ग्रहण करते वह सही रूप से नहीं पचा हुआ होता है, तो उसको क्या करता है, यह कोशिका के अंदर पचाने का काम करता है। किस प्रकार से पचाता है, इसको जो भी अनपचा भोजन कोशिका में प्रवेश करता है उसको उठा करके क्या करेगा, इसको फिर ले आएगा, वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको भी खत्म कर देगा, ठीक ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह क्या करता है, कोशिकीय पाचन का भी कार्य करता है। क्या करता है, ये कोशिकीय पाचन का भी कार्य करता है। उसके बाद दो काम हो गया। हाँ, उसके बाद एक और क्या होती है, यदि यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस थैली में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो यह क्या होता है, यह थैली ही ब्लास्ट कर जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको परमाणु बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परमाणु बम, एटम बम भी कहते हैं। एक तरह से जो ब्लास्ट हो जाने के बाद ये थैली खत्म हो जाता है, इसलिए इसको आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, यानी खुदे ब्लास्ट होकर मर जाता है। और एक और चीज कहते हैं, एक हो गया आत्महत्या का सुसाइड बैग किया, आत्महत्या का थैली एक ही चीज हुआ। एक और इसको कहते हैं कि यह क्या करता है, कोशिका का कलांत करता है, यानी कोशिका को नष्ट कर देता है। यह अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर पूरे कोशिका में फैल जाएगा ब्लास्ट होने के बाद, कोशिका का जितना भी कोशिका होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, चाहे अंतःप्रद्रव जालिका हो गया, या तो राजधानी होगा, कोई भी होगा, सबका सब खत्म हो जाता है। चलिए लाइसोसोम अंतःप्रद्रव हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया बारे में आपको बता चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका का अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। कुल मिलाकर 36 एटीपी ऊर्जा उसमें बनता है। इसको कोशिका का गिरी अथवा ऊर्जा गिरी कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, क्रिया चक्र चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसको तोड़ा जाता है, पायरुवेट को तोड़ा जाता है। किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। अब रंध्र के बारे में समझते हैं। रंध्र क्या चीज होता है, समझिए ध्यान से। ये जो पत्ता होता है, पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या आता है, एक तरह से छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यह पौधे इसके द्वारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। शोषण वो किस लिए करता है, इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा एक चीज। चलिए यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक ना, ये क्या रंध्र हो गया। देखिए होता क्या चीज़ है, जैसे दिन का जो समय होता है, सुबह मतलब दिन के टाइम में क्या करता है, जो पौधा जो होता है क्या करता है, वायुमंडल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो जड़ जो होता है, जड़ से वो क्या लेता है, जल लेता है। जल लेने के बाद सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। क्या, सूर्य का प्रकाश। ये करने से क्या होता है, इसको जो है
ग्लूकोज बनता है। क्या चीज का निर्माण होता है, नॉर्मली बताते हैं, पूरा रिएक्शन में पूरा नहीं लिखाएंगे। क्या होता है, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब समझिएगा ध्यान से, ग्लूकोज का निर्माण हो जाने से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, उसको पाचन होने के बाद क्या आता है, वो ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज बन गया है, वो फायदा किसी के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है और पौधे के लिए भी नहीं है। ग्लूकोज को जब तोड़ेगा तभी ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेना और जल को जड़ से लेना और सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में ग्लूकोज का बनना, ये प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है, ये प्रकाश संश्लेषण। मतलब एक तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाया, भोजन बनाया, ग्लूकोज बनाया, इसका मतलब भोजन बनाया। हाँ, अब ये जो क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा तभी उसको ऊर्जा मिलेगा। बिना ग्लूकोज को तोड़े ना हमें ऊर्जा मिलता है ना पौधे को ऊर्जा मिलता है। हम लोग को कहाँ तोड़ा जाता है ग्लूकोज को, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाता है ग्लूकोज को। और ये लोग देखिए, ये लोग कैसे तोड़ेगा, समझिए ध्यान से। ये क्या करता है, इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ये जो रंध्र जो होता है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, ठीक ना। और जब भी कोई भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो समझ लीजिए वह सांस ले रहा है। हम लोग भी जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना, किस लिए क्या करते हैं, उसके द्वारा सांस लेते हैं, ठीक ना, तभी वो ग्रहण होता है। और ये भी जिससे ऑक्सीजन लिया, समझ लिए क्या किया, पौधा क्या किया, वो सांस लिया। जैसे ऑक्सीजन लेता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या होता है, एटीपी के रूप में ये भी ऊर्जा बनाता है। हम लोग भी एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, चलिए, रंध्र का क्या फायदा है, ऑक्सीजन के दो ग्रहण करवा करके ग्लूकोज को तोड़वाना, जिससे क्या हो, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होना, किसको, पौधे को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं है। एक कोशिका के नाभिक में मौजूद, चलिए, मतलब कि कोशिका के नाभिक, अच्छा, कोशिका के नाभिक में कौन सा पार्ट है जो कि मौजूद नहीं। अब समझिए ध्यान से, कोशिका के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, वो अब देखिएगा, रुकिए। चलिए देखिए, क्या क्या चीज है इसमें, नाभिक में क्या क्या चीज है। नाभिक के अंदर देखिए क्या क्या चीज है। ये न्यूक्लियोलस है, ये बीच में न्यूक्लियोलस है, इसमें ऑप्शन है न्यूक्लियोलस में, हाँ, नहीं, चलिए न्यूक्लियस में, ठीक, कोई बात नहीं। और क्या है, देखिए, ये क्रोमेटिन जालिका, ये जो धागा जैसा जो है, ये क्या है, क्रोमेटिन जालिका है। क्रोमेटिन फाइबर्स है ना, ये, इसका मतलब ये है। कौन मौजूद नहीं वो पूछा, ये है। उपकेंद्रक, हाँ, उपकेंद्रक, यही तो न्यूक्लियोलस जो है, ये क्या, उपकेंद्रक, ये भी है, इसका मतलब ये भी है। अब क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका नाभिक के अंदर जो भी द्रव है, जैसे देखिए ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर जो द्रव है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यह नाभिक है, नाभिक के अंदर जो द्रव है तो किसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका के जो अंदर में ये द्रव है इसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव, अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म। और इस नाभिक के अंदर जो द्रव है इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म ही है। ये बचा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या पाया जाता है, इधर पाया जाता है। ये कोशिकांग जो है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। यहीं पे क्या पाया जाता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी में क्या, राइबोसोम पाया जाता है। इसी में इसे लाइसोसोम पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है आपका, राइबोसोम पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है आपका, राजधानी पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसी के अंदर पाया जाता है आपका। चलिए अगला देखिए, डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। कहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है, थोड़ा जल्दी से इसको खींचते हैं। आपको बताए थे कि जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जैसे ही क्या होता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो देखिए ये एक तरह से ये इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होता है स्टार्टिंग में यहाँ पे, ये क्या होता है, कोशिका द्रव कहलाता है। जैसे ही ग्लूकोज कोशिका द्रव में प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान क्या होता है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। वहां से फिर क्या होता है, ये जैसे ग्लाइकोसिस होता है तो यहाँ पे ग्लूकोज 2 भागों में बढ़ता है। किसमें बदल देता है, ये पाइरुवेट में। किसमें, पाइरुवेट में बदलता है, ठीक ना। किसमें, पाइरुवेट में। जैसे पाइरुवेट में बदलेगा, ये सब क्या हो जाएगा, आधा 2 भाग में बढ़ गया ना, तो 6 था तो 3 हो जाएगा, C3H6O3 हो जाएगा, EbC3H6O3 हो जाएगा। उसके बाद ये पाइरुवेट कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम। ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रियम। जैसे पी शॉर्ट में लिख रहे हैं, पी हो गया पाइरुवेट। जैसे माइटोकॉन्ड्रियम जाता है वहाँ ऑक्सीजन के साथ उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है कि पाइरुवेट का विघटन होता है
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, डैश में, मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है, पायरुवेट का विघटन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक ना। ये कौन सा जगह ये है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःप्रद्रव जालिका, इसके बारे में बता दें, दो प्रकार होता है, खुरदुरी होता है, एक चिकनी होता है। जो खुरदुरी होता है, सुनिए, खुरदरी जो होता है वो किसके कारण खुरदरी होता है, राइबोसोम के कारण। इसके कारण से राइबोसोम के कारण से। राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है आपको बताए थे, आरएनए के पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन के इसमें पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, राइबोसोम का क्या कहता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। ऐसा जरूरी नहीं कि राइबोसोम सिर्फ अंतःप्रद्रव जालिका में पाया जाता है, राइबोसोम हर जगह पाया जाता है, कोशिका के अंदर हर जगह छोटा छोटा कण में पाया जाता है। राइबोसोम ये जो कि कोशिका के अंदर का सब जो भी कोशिकांग है उसमें सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन हो जाता है आपका, कोशिका के अंदर जो नाभिक है वो कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। खुरदरी में हो गया। अगर वही चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका की बात करें, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका में क्या पाया जाता है आपका, वसा पाया जाता है। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म, बायोलॉजी हर में सबको कंफ्यूज करेगा हिंदी इंग्लिश करके, और हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी में आपको समझना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली चीज़ क्या है, साइटो मतलब क्या हो गया, सेल यानी कोशिका, प्लाज्मा मतलब क्या होता है, द्रव। इसका मतलब क्या है, ये कोशिका द्रव है, ये कोशिका है, कोशिका अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं, लगभग जितना भी कोशिकांग है, लगभग सबसे ज्यादा कोशिकांग किसमें पाया जाता है, आपका साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, और कोशिका के नाभिक का आविष्कार आपको बताए थे। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो नाभिक जो होता है, इसका आविष्कार कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, ये किया था 1831 में किया था, ठीक ना। और कोशिका को क्या कहा जाता है, कोशिका को मास्टर, कोशिका अगर नाभिक को कोशिका का मास्टर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नियंत्रक भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या पाया जाता है आपका, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है आरएनए पाया जाता है, और प्लस में क्या आता है, डीएनए पाया जाता है। ये आरएनए और डीएनए किसका बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बनाता है। क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बनाता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे बताएंगे, इतना तक अभी समझिए। चलिए उसके बाद क्या, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा इसका आंसर। ये रॉबर्ट हुक के बारे में आपको बताए थे। रॉबर्ट हुक साहब ही है जो कि सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज कौन किया था, कोशिका का खोज कौन किया था, ये रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था किसका, कोशिका का खोज। ये कब किए थे, 1665 ईस्वी में। और कहाँ किए थे ये, वो जो पौधा होता है, पौधा का छाल में कॉर्क होता है, ठीक ना, कॉर्क के अंदर देखा था इसे। किसमें देखा था, कॉर्क में देखा था, ठीक है। ये किस प्रकार की कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका का खोज। किसका खोज किया था, ये मृत कोशिका का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे वो, एंटोनी वन लीवेनहॉक। जो एंटोनी वन लीवेनहॉक है उसको क्या कहता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या कहते हैं, उसको हम पिता कहते हैं। चलिए अगला क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका, इसका पेनिसिलिन का खोज किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज किए थे, और जो क्या है एक तरह से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, एंटीबायोटिक जो दवा होता है, ठीक ना, उसका खोज किया था। कौन था, उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। दवाई का क्या नाम था, पेनिसिलिन, ठीक है। एक और चीज का खोज किए थे, लाइसोजाइम एंजाइम का। देखिए लाइसोसोम हो गया आपका वही जो अंदर थैली रहता है कोशिका के अंदर, और लाइसोजाइम जो होता है आपके लार में पाया जाता है और त्वचा के पास पाया जाता है, ठीक ना। ये क्या करता है, आपके शरीर से बाहर से कोई बैक्टीरिया से, इधर से बैक्टीरिया प्रवेश करना शुरू करेगा तो इधर से मार देगा, जब भोजन के द्वारा प्रवेश करना चाहेगा तो लार में उपस्थित रहता है उसके द्वारा मार देगा, ठीक है। चलिए यह क्या, लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। चलिए अब एंटोनी वन लीवेनहॉक, इसके बारे में बता ही दिए कि 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को खोज किया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहता है, कोशिका का सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा, अणु और लिपिड के निर्माण में मदद करता है। वसा, अणु और लिपिड। देखिए वसा और लिपिड दोनों एक ही चीज है, वसा और लिपिड्स क्या है, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। तो आपको बताए थे वसा और लिपिड्स का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताए थे अंतःप्रद्रव जालिका जो नाभिक के पास जो होता है सटा हुआ रहता है, एक तरह से जाली, इस तरह से जालीनुमा टाइप्स का रहता है। कौन होता है, अंतःप्रद्रव जालिका। क्या पाया जाता है, अंतःप्रद्रव जालिका, ठीक ना। ये दो प्रकार का होता है, अभी तुरंत बताए थे। एक होता है खुरदरी होता है, ठीक होता है, एक क्या होता है,
चिकनी होता है। और चिकनी में क्या पाया जाता है आपका, वसा पाया जाता है। खुरदरी में क्या पाया जाता है आपका, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होता है आपका, आरएनए प्लस क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के कारण इसको क्या कहता है, राइबोसोम को क्या कहता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। चलिए, रिक्तिकाएं के बारे में आपको बता दिए थे। रिक्तिकाएं में क्या क्या, रिक्तिकाएं जो है क्या है, एक रसधानी, क्या है, रसधानी। इसको कोशिका का रस भी कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है आपका, जल पाया जाता है प्लस पोषक तत्व पाया जाता है। पोषक तत्व स्टोर रूप में जमा करके रहा जाता है इसमें। जब भी कोशिका को जरूरत पड़ेगा तब ये क्या करेगा, रिक्तिका उसको निकाल करके देगा। पोषक तत्व मतलब क्या हो गया, पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा आता है, खनिज लवण होता है, जल आता है, ठीक है, और विटामिन भी आता है, ठीक ना। तो आप समझिए ध्यान से, ये जल और पोषक तत्व होता है। यह रसदानी जो होता है, जो जंतु जो होता है, ठीक ना, जंतु कोशिका जो होता है, जंतु में क्या होता है, यह आकार छोटा होता है। और ये है यदि पादप की बात आए तो राजधानी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कारण क्या होता है कि पौधे में जो होता है, जल की जो है ना, जल का खपत ज़्यादा होता है उसमें, एक तरह समझिए ध्यान से, जिससे उसमें दिक्कत क्या चीज़ का होता है, जैसे कि सुखाड़ आ गया, ठीक ना, बहुत ज़्यादा धूप है, वहाँ पे बारिश वारिश नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, वहाँ जो पौधा जो होता है खुद को बचाने के लिए क्या करता है, इस राजधानी में उपस्थित जो होता है जल जो होता है और पोषक तत्व जो होता है, तब तक उसका इस्तेमाल करता है। यही कारण से होता है पौधा में यह बड़ा होता है और जंतु में क्या होता है, छोटा होता है। लाइसोसोम के बारे में भी तुरंत बताया था। इसको आत्महत्या का थैली कहते हैं। इसको क्या होता है कि एक तरह से कचरागिरी कर सकते हैं इसको, या कह सकते हैं परमाणु बम कहिए या एटम बम कहिए, या इसको क्या कर सकते हैं, लगभग इतना ही है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी तुरंत सब कुछ बताया। एक तरह से इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसके अंदर क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र खोज खुद क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है। एटीपी कौन उत्सर्जित करता है, समझिएगा ध्यान से। एटीपी देखिए दो उत्सर्जित करता है, याद रखिएगा। अभी तुरंत हम जस्ट हम बताए थे, देखिए फिर पिछले फिगर में बता दे रहे हैं। चलो देखिए, एटीपी कौन कौन उत्सर्जित कर रहा था। देखिए, ये क्षेत्र था कोशिका द्रव का, ये क्षेत्र था कोशिका द्रव का, ये क्षेत्र किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का। ये किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी को क्या कहते हैं हम, सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सूत्र कणिका हिंदी में। याद रखिएगा, नाम के कारण भी गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। देखिए, यहाँ भी एटीपी है और ये कोशिका द्रव हुआ, यहाँ भी एटीपी। इसका एटीपी का रूप में निर्माण जो दो जगह होता है, कहाँ का, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कोशिका द्रव में होता है। इसमें ऑप्शन क्या चीज़ है, देखिए क्या चीज है, निम्नलिखित कोशिका में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को उत्सर्जित करता है। कौन करता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यदि कोशिका द्रव भी होता तब दिक्कत होता, कन्फ्यूजन होता। जहाँ अधिक का बात होता तब माइटोकॉन्ड्रिया होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी होता है और कोशिका द्रव में कितना होता है, 2 एटीपी होता है। और यहाँ किसके कारण से होता है, किस प्रक्रिया द्वारा, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ किसके द्वारा था, क्रेब्स चक्र। किसके द्वारा था, क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, रिक्तिका। अभी तो राजधानी की रिक्तिका, जो राजधानी अभी तुरंत बताए, या क्या करता है, जल और पोषक तत्व को स्टोर करके रखता है। लाइसोसोम के बारे में बता दिया, आत्महत्या का थैली कहता है। चलिए, अंतःप्रज्वालिका के बारे में बता दिए, जो खुरदरी होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, जो चिकनी होता है उसमें वसा पाया जाता है। चलिए, अगला देखते हैं, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है। सूक्ष्म जैविकी के जनक आपको बताया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। इन्होंने क्या किया था, जो जीवित बैक्टीरिया होता है उसका खोज किया था। कहाँ किया था, या एक तरह से तो तालाब का जो पानी होता है उसमें खोज किया था, ठीक है। चलिए, जब हाँ कब किया था, ये 1674 ईस्वी में किए थे। चलिए, हिप्पोक्रेटिस जो होता है, हिप्पोक्रेटिस क्या था, चिकित्सा विज्ञान का जनक है। यदि कोई भी डॉक्टर शपथ लेता है तो इसी का शपथ उसको दिया जाता है। आर्यमिस्ट के बारे में ज़्यादा वर्णित नहीं है, यास कश्यप ज़्यादा वर्णित नहीं है। कुछ एग्जाम्स के व्यू से भी चलना पड़ेगा, ज़्यादा डीप जाने से भी फायदा नहीं उतना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलेटर RER सतह से जुड़ा होता है। RER मतलब क्या होता है, देखिए आपको जो अंतःप्रद्रव जालिका जो हम लिखाते हैं, पहले एक बार समझ लीजिएगा अच्छा से। अंतःप्रद्रव जालिका जो हम लिखाते हैं, इसमें 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और पहला ये होता है, और दूसरा क्या होता है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इसको शॉर्ट में हिंदी में इसको लिखेंगे रफ। रफ मतलब क्या होता है, खुरदरी। क्या होता है, खुरदरी, नहीं तो पूरा रफ है, यानी खुरदुरा टाइप का है। रफ खुरदरी। इंडोप्लाज्मिक का क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। उसका हिंदी होगा। इसका क्या हो जाता है, स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना,
ना कहता है स्मूथ पूरा है, तो चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए आर ई आर, सबका पहला पहला लेटर लिखिए, ये क्या हो गया आपका आर ई आर, और ये क्या हो जाएगा देखिए एस ई आर, एस ई आर। और रफ बलाप हम आपको बताए थे, जो खुरदरा किसके कारण होता है, राइबोसोम के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, राइबोसोम के कारण से। इसमें क्या आपको बताया, बार बार बहुत बार बता चुके हैं, आरएनए प्लस क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और एस ई आर जो होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इस पर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न था, यही आर्यर सतह से जुड़ा होता है कौन, देखिए राइबोसोम हो जाएगा आंसर। राइबोसोम जुड़ा होता है, वसा का तो ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद नाभिक के बारे में आपको बता दिया है, नाभिक में क्या पाया जाता है, डीएनए जो होता है आपका अनुवांशिक गुण जो होता है नाभिक में पाया जाता है। देखिए डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है, एक और चीज समझ लीजिएगा, डीएनए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। डीएनए 3 जगह पाया जाता है आपका, एक नाभिक में पाया जाता है डीएनए, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और तीसरा क्या होता है, हरित लवक। क्या, हरित लवक, ठीक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, सूत्र का निकाल, नाभिक के न्यूक्लियस, ठीक ना। ये 3 जगह जहाँ होता है डीएनए पाया जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए रोमांच, नाभिक, कलकानु, ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, कौन है जो कि केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। हम जब एक लिस्ट बनाए थे, जैसे देखिए एक समझिए पशु कोशिका या जंतु कोशिका बोलिए, ठीक है, जंतु या पशु, एक बार अब फिर से लिस्ट बनाते माइंड में रह जाएगा, ठीक ना। पादप हम आपको बताए थे, दोनों देखिए ऊर्जा निर्माण करने का काम कोशिका में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूज के अनुसार से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका को जो है ना कचरा को साफ करने का काम करता है। जब इसके कचरा को साफ किया जाएगा तो क्या इसके कचरा को साफ नहीं किया जाएगा, इसका मतलब लाइसोसोम इसमें भी होगा, लाइसोसोम इसमें भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिससे रसधानी, क्या है, रसधानी। रसधानी का काम क्या होता है, स्टोर रूप से जमा करके रखता है जल को और पोषक तत्व को। जब इसको स्टोर रूप से जमा करके रखने का क्षमता है कि जो आगे इसको फायदा होगा तो इसको भी फायदा होगा, ठीक ना। ये इसलिए अपने पास यह भी रखता है रसधानी, क्या रखता है, इसको भी, ये भी रसधानी को रखता है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या पता है, कोशिका झिल्ली पाया, इसमें क्या पता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। ये तो कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ध्यान से कि और ये इतना हो गया। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है क्या, इसमें देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या काम है, वसा की मौजूदगी लाना और प्रोटीन के लाना। वसा मौजूद, प्रोटीन इसके लिए भी जरूरी है और इसके भी जरूरी है, इसलिए क्या अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, टिक मार देना, उतना क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, कोशिका भित्ति की बात आता है। कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, सिर्फ कोशिका भित्ति इसमें सिर्फ पाया जाता है, पादप में और इसमें नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम को बात करें तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। राइबोसोम इसमें भी होगा, राइबोसोम उसमें भी होगा। हाँ, एक और चीज होता है जो कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, सेंट्रोसोम जो होता है इसमें पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करने का काम करता है। हम लोग का बॉडी का निर्माण किसके कारण से हुआ, कोशिका विभाजन करने से। आपको बताए थे फर्स्ट बार जब हम लोग को जो बना था वो जाइगोट बना था, जो कि सिंगल एक ही कोशिका था, उसी से भी 35 लाख करोड़ कोशिका हुआ। किसके कारण से हुआ, वो विभाजित होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके होते हुआ, ठीक है। तो अब देखिए जाए सेंट्रोसोम में क्या क्या कोशिका विभाजन किया, लेकिन इसके भी कोशिका को विभाजन होना जरूरी है ना, क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग में फर्स्ट जो सेल बनता है उसी से पूरा पेड़ बनता है। एक पेड़ में कितना अरबों कोशिका पाया जाता है, तो ये कैसे विभाजित करता है, ये जो एक तरह से प्लेट बना के विभाजित करता है, ठीक ना। क्या करता है, प्लेट एक तरह से कोशिका के अंदर प्लेट का निर्माण करके क्या करता है, जिससे कोशिका अंदर प्लेट का निर्माण करके 2 भाग में बढ़ता है। इसमें क्या होता है, समझ रहे, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जो कि विभाजित करने का काम करता है। बस यही चीज है कि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद एक और चीज जान लीजिए कि जो लवक जो होता है, प्लास्टिड लवक जो होता है, अब सबका काम अगर समझिएगा ना तो समझिए लवक क्या करता है कि रंग प्रदान करने का काम करता है, सब रंग का, लाल, हरा, पीला, नीला, काला। आप बताइए जो जंतु होता है लाल, हरा, पीला, काला, नीला रंग का होता है, नहीं होता है। तो लाल, हरा, पीला, काला रंग का कौन होता है, फूल होता है। फूल किसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। फल होता है किसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। इसका मतलब लवक का तो रहना जरूरी है पादप में ही, लवक तो पादप में ही रहेगा और लवक इसमें रहेगा नहीं रहेगा,
जंतु में नहीं रहेगा। जब यदि सबके कार्य के आधार पर समझिएगा ना तो आपको याद रह जाएगा कौन रहेगा नहीं रहेगा, ठीक ना। और रखने पे जाएगा कभी नहीं होगा, कभी मिस्टेक होबे करेगा। काम समझिए उसका क्या चीज, उसके काम को समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा। और लवा क्या करता है, लाल रंग देता है। किसी का चेहरा लाल है जंतु में, किसी का पीला है, किसका काला है, काला हो सकता है। देखिए हम लोग का जो कलर जो होता है काला गोरा जो कलर होता है, हम लोग में जो चेंजिंग होता है कलर का वो मेलानिन के कारण होता है। जिसमें मेलानिन अधिक होगा वो क्या होगा, काला होगा। जिसमें मेलानिन कम होगा उसका गोरा होगा। जैसे मेरे में क्या मेलानिन की मात्रा अधिक होगा। और इंडियन में क्या होता है, लगभग मेलानिन की मात्रा अधिक ही होता है। जिसे इंग्लैंड से में देखिए वहाँ क्या तो मेलानिन की मात्रा कम होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग गोरे लोग कहते हैं। चलिए इतना तक हो गया। हाँ, गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, कोशिका के अंदर जहाँ भी प्रोटीन वसा को जरूरत होता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ की बगल वाली जो कोशिका उसको भी जरूरत होता है, उसको भी पहुंचाने का काम करता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, परिवहन का काम करता है। तो ये काम तो दोनों के लिए जरूरी है ना। तो गोल्जी बॉडी भी क्या होगा, गोल्जी बॉडी भी दोनों में होगा। चलिए ये काम कंप्लीट हो, चलिए अगला देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डैश किसका उपयोग करके पायरुवेट को तोड़ा जाता है। याद रखिए जब ग्लूकोज को तोड़े चाहे पायरुवेट को, ग्लूकोज का ना पार्ट है पायरुवेट। पायरुवेट किसका पार्ट है, ग्लूकोज का ही पार्ट है। तो जब भी देखिएगा ग्लूकोज या पायरुवेट को कोई भी तोड़ेगा तो ऑक्सीजन ही है जो कि तोड़ सकता है। ऑक्सीजन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता। इसके बारे में पायरुवेट का विखंडन कहाँ था आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में था। कौन किया था पायरुवेट का विखंडन, इसका कौन किया था माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए पायरुवेट को विखंडन कौन किया था, पायरुवेट था ये, ठीक है। पायरुवेट जिसको शॉर्ट में पी लिखे थे, तो ऑक्सीजन है ना इसको तोड़ा तभी बना था। तो पायरुवेट का विखंडन कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। और जब भी देखिए पायरुवेट हो या ग्लूकोज, इसको विखंडन कौन करेगा, ऑक्सीजन ही करेगा। चलिए अगला है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं, फंक्शनल क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है। हमने कोशिका के अंदर जो कार्य होता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपको हम बताए थे। अब देखिए नाभिक क्या है, कौन है, देखिए समझिए ध्यान से। देखिए यही है नाभिक, ये क्या है, ये नाभिक हो गया। ये क्या आता है कोशिका के, जैसे इतना बड़ा कोशिका है उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये नाभिक ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी कार्य होगा ना उस सबको नियंत्रित करने का काम करता है। यह जो आप देख रहे हैं जो नाभिक से जो सटा है, ये जो हल्का हल्का बिंदा बिंदा टाइप से है, यह अंतःप्रद्रव जालिका है। यह जो बिंदा बिंदा टाइप से है वही जो एक तरह से खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव दो बोले थे ना, चिकनी एक खुरदुरी, ये खुरदुरी वाला है। क्यों खुरदुरी कहते हैं, क्योंकि जो बिंदा बिंदा टाइप का जो ये राइबोसोम है, इसको छूने के बाद क्या होता है, हल्का रफ टाइप का लगता है, इसलिए इसको खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या सटा हुआ, ये राइबोसोम है, ठीक है। यह न्यूक्लियस जो होता है, यह केंद्रक जो होता है, केंद्रक क्या करता है, कोशिका के अंदर नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। इसका नाभिक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। ये सबका सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसलिए बार बार इसको रिपीट कर देते हैं। अब देखिए क्या ऑप्शन में आ गया, और चीज क्या आ गया, हाँ आंसर इसका केंद्रक हो जाएगा। केंद्रिका किसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये हो गया आपका ये क्षेत्र जो है, ये होता है आपका केंद्रक। इसके अंदर जो ये बीच में ये है केंद्रिका, और ये जो है धागा धागा जैसा, ये क्रोमेटिन जालिका। तो ये कब दिखता है, जब कोशिका विभाजन होने लगता है उस समय यह क्रोमेटिन जालिका स्पष्ट दिखता है। ये केंद्रिका भी उसी समय दिखता है जब कोशिका विभाजन होने लगता है। चलिए सूत्रकणिका, सूत्रकणिका यही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का इसको उजागर कहता है या पावर हाउस कहते हैं। जीव द्रव, अच्छा समझिए अब जीव द्रव क्या है। एक बार फिर से इस चीज को समझिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें थोड़ा हल्का समय देना चाहिए। कितना टाइम हो गया लगभग क्लास का, 50 मिनट। देखिए समझिए ध्यान से, ये हो गया कोशिका, ठीक है। अब देखिए कोशिका के बाहर ये जो हल्का एक तरह से झिल्ली टाइप्स का जो रचना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, कोशिका झिल्ली। एक बार संरचना पूरा अच्छा समझ लीजिएगा, कोशिका झिल्ली, ठीक ना। या इसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस कोशिका के अंदर जो होता है द्रव होता है, मतलब छोटा छोटा कण के रूप में आपको बता देना है, ये क्या है, द्रव होता है इस तरह से, ठीक ना। इस द्रव को क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कोशिका
द्रव कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोशिका यानी साइटो, ठीक है, और द्रव है तो क्या इसको कहेंगे प्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव है तो क्या होगा साइटोप्लाज्म। अब समझिएगा ध्यान से, इसके बीच में जो होता है ये नाभिक होता है। इसके बीच में क्या होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर एक झिल्ली होता है। नाभिक के चारों क्या होती है झिल्ली होता है, उसको क्या कहते हैं हम नाभिकीय झिल्ली। इसको क्या कहेंगे हम नाभिकीय झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या हो गया आपका, हाँ इसमें देखो नाभिक के अंदर भी एक छोटा छोटा क्या होता है, कण के रूप में समझा रहे हैं कि द्रव होता है। नाभिक के अंदर भी क्या होता है द्रव होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम नाभिकीय द्रव, क्या कहते हैं नाभिकीय द्रव कहते हैं, ठीक ना। या इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहते हैं इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। आप समझ गए। और प्रश्न कहता है जीव द्रव किसको कहते हैं, जीव द्रव का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। जीव द्रव किसको कहते हैं, यह जो हो गया समझ गए, ये जो साइटोप्लाज्म हुआ यानी कोशिका द्रव, ठीक ना। और क्या हो गया एक तरह से नाभिक, इसको क्या कहते हैं हम नाभिक, क्या हो गया ये नाभिक। ये एक नंबर ये साइटोप्लाज्म, 2 नंबर ये नाभिक, ना क्या हो गया साइटोप्लाज्म प्लस नाभिक, ये दोनों को जोड़ करके क्या कहलाता है वो जीव द्रव कहलाता है। मतलब क्या हो गया वो जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। समझिए ध्यान से लिख देते हैं यहाँ पे, जीव द्रव बराबर क्या हो गया आपका, क्या हो गया कोशिका द्रव प्लस नाभिक, कोशिका द्रव प्लस नाभिक। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियर। चलिए सब क्लियर हो गया इसमें से। अगला देखिए क्या चीज है, नीचे दी गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, ठीक ना। पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए समझिए ध्यान से, यह जो समझ लीजिए परासरण जो होता है, परासरण समझ लीजिएगा, परासरण क्या होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। परासरण में क्या होता है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ता है। वो क्या होता है यदि कहीं यदि कंसंट्रेशन इधर हाई है, अगर इस साइड जब कंसंट्रेशन हाई है तो यह क्या होगा स्वतः लो कंसंट्रेशन की ओर चलाएगा कोई भी पदार्थ। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता कब पड़ता है, यह सक्रिय स्थानांतरण में। सक्रिय स्थानांतरण क्या करता है, यह ये नहीं देखता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, ठीक ना। अगर यदि कोशिका को फायदा है, ठीक ना, किसी चीज के कोई कार्य लेकर के, तो यह क्या करता है सक्रिय स्थानांतरण लो प्रेशर से भी हाई प्रेशर की ओर जाएगा। नॉर्मली समझिएगा जिस ओर धारा जा रही है उधर आप जाइएगा तब को उतना ऊर्जा खपत नहीं होगा, धारा के विरुद्ध चलेगा तब ज्यादा ऊर्जा खपत होगा। इसलिए क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा की क्या होता है आवश्यकता पड़ती है सक्रिय स्थानांतरण में। अगला देखिए, इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए उल्टे बोल दिया इसमें, डीएनए में कौन उपस्थित होता है ये चीज बोलना था। देखिए कैसे समझिएगा ध्यान से, इस चीज को एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो बार बार सबको कंफ्यूजन इसी चीज में होता है। चलो देखिए, ये जो है ये क्या है कोशिका, ये क्या है कोशिका पूरा, ठीक ना। और ये जो क्षेत्र ये आपका क्या हो गया नाभिक, ये क्या हुआ नाभिक। इस नाभिक में क्या पाया जाता है, इस नाभिक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन जालिका। वह क्रोमेटिन जालिका जाता है जब कोशिका विभाजित होता है, 2 भाग में बढ़ता है। बोले ना हर कोशिका 2 भाग में बढ़ता है, ठीक ना। जब वो 2 भाग में बढ़ता है कोशिका, तो उसी समय क्या होता है एक छड़ के आकार का संरचना बनाता है वो क्रोमेटिन जालिका, जिसको हम क्या कहते हैं ये क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम को क्या कहते हैं हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यह गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट है ये एक तरह से चक्का जैसा दिख रहा है, जो ये है डीएनए। और डीएनए को जो ये रस्सी की तरह जो बांध के रखा है ये कौन है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से, इस डीएनए के अंदर जब जाइएगा, इस डीएनए के अंदर इस तरह का संरचना मिलेगा। इस डीएनए के अंदर क्या यह है जीन। तो प्रश्न क्या पूछा, इसमें से किसमें डीएनए उपस्थित होता है, ये पूछना चाहिए कि डीएनए में कौन उपस्थित होता है। तो डीएनए में जीन उपस्थित है, जीन में थोड़ा डीएनए उपस्थित होगा, उल्टा पूछ दिया। डीएनए में क्या है जीन उपस्थित है, इसका आंसर होगा जीन होगा, लेकिन थोड़ा प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये क्या है जीन। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, क्या पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे होता है ग्वानिन। चलिए थायमिन जो होता है, साइटोसिन, ग्वानिन सब जो होता है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स जो हो गया।
चलिए अगला देखिए राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के बारे में आपको बता दिए थे, उसमें आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है, ये दो जगह पाया जाता है, खुरदुरी पाया जाता है और क्या होता है कोशिका के अंदर पाया जाता है। और कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है, राइबोसोम है। रिक्तिकाय के बारे में आपको बता दिए थे, यह क्या करता है जल को और जो है ना एक तरह से पोषक तत्व, जल को और पोषक तत्व को क्या करता है एब्जॉर्ब कर रखता है, जब किसी को जरूरत होगा उसको निकाल के देगा। गोल्जी बॉडी बोलिए, गोल्जी का बोलिए, गोल्जी उपकरण बोलिए, यह क्या करता है कि एक थी प्रोटीन और एक तरह से वसा को क्या करता है एक तरह से बांध करके रखता है, पैकेजिंग करके रखता है। हाँ, ये पैकेजिंग करने प्रक्रिया को उसको क्या कहते हैं, उस कारण से उसको क्या कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और जब जब किसी चीज को जरूरत होगा उसको निकाल के पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको परिवहन भी कहते हैं। अगला देखिए, मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल निम्न को छोड़कर। अब देखिए केंद्रक होता है मतलब कि आपको क्या बोले, हमारे शरीर का में जो है ना लगभग 35 लाख करोड़ कोशिका बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सब कोशिका क्या आता है अलग अलग, बहुत कोशिका अलग अलग प्रकार का आता है, क्योंकि अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग कोशिका करता है। जैसे आंखों में देखने का काम क्या करता है, रोड सेल्स कौन सेल। लिवर में क्या करता है कि जो है तरह से पित्त बनाने का काम करते हैं, पेटी कोशिका करता है। हमारे शरीर मस्तिष्क शरीर में क्या होता है सूचनाओं के संदूषण ले जाने का काम करता है, तंत्रिका कोशिका करता है, ठीक है। हर एक प्रकार का कोशिका हर एक कार्य कर रहा है, ठीक ना। और हर एक कोशिका में लगभग क्या होता है केंद्रक होता है, ठीक है। लेकिन कौन ऐसा कोशिका इसमें केंद्रक नहीं है, हम आपको बताए थे। ये जो आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, इसको क्या कहता है एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है, देखिए केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका के दिमाग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आरबीसी के पास दिमाग नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या नहीं पाया जाता है इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक तरह से इसके पास दिमाग भी नहीं है और इसके पास अधिक ऊर्जा भी नहीं है आरबीसी के पास, ठीक ना। और किसको लेके घूम रहा है ये आरबीसी, लेके किसको घूमता है, लेके घूमता है हीमोग्लोबिन को। किसको, हीमोग्लोबिन को। और यह हीमोग्लोबिन किसको लेके घूमता है, एक हीमोग्लोबिन, समझिए ध्यान से, ये 4 को ऑक्सीजन लेके घूमता है। अब यही ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऊर्जा बनाता है, लेकिन बेचारा इसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। इसके पास ऑक्सीजन भरा पड़ा रहता है आरबीसी के पास, लेकिन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया रहता ही नहीं है, जिसके कारण क्या करता है ऊर्जा नहीं बना पाता। ऑक्सीजन तो रहता है, आगे चल के यही ऑक्सीजन क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर किसी दूसरे कोशिका में ऊर्जा देगा, लेकिन इसको खुद ही नहीं मिलता है। चलिए देखिए मस्तिष्क कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के बारे में जान लीजिए। हमारे शरीर का जो है सबसे लंबी कोशिका, शरीर का सबसे लंबी कोशिका, लंबा होने का कारण जैसे तंत्रिका कोशिका का ये है कि वह जन्म के बाद कभी उसका विभाजन ही नहीं होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वह सबसे लंबी कोशिका है। यह क्या करता है, सूचनाओं को एक स्थान से ले जाने का कार्य करता है। अगर आकार में सबसे बड़ा कोशिका शरीर में देखिएगा तो वो क्या होता है, ओवम होता है यानी अंडाणु होता है। आकार में सबसे छोटा बोलिएगा तो वो क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है वो, शुक्राणु होता है, ठीक है। हाँ, अगर यदि पूरा वर्ल्ड का बात बोलिएगा, किसका, पूरा वर्ल्ड का बात बोलिएगा, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। अब पूरा दुनिया में सबसे छोटा कोशिका बोलेगा तो वो किसका, माइकोप्लाज्मा। चलिए उसके बाद क्या हो गया, ये यकृत कोशिका के बारे में आपको बताए थे। यकृत में मुख्य 2 प्रकार का कोशिका होता है, एक हिपेटिक कोशिका आता है, कुफर कोशिका आता है। जो हिपेटिक कोशिका जो होता है वह क्या करता है, आपके शरीर में क्या करता है, यकृत लीवर में क्या करता है, यकृत में तो क्या होगा, लीवर की कोशिका, यह क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण करके किसमें दे देता है, ये पित्ताशय में जमा करता है। किसमें जमा करता है, पित्ताशय में जमा करता है। पित्ताशय को क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और पित्त का काम क्या होता है, यह वसा को पचाने का काम करता है, यानी वसा को पायसीकरण करने का काम करता है, वसा को पायसीकरण करने का काम करता है। और दूसरा जो कोशिका होता है, ये पहला कोशिका हो, ये दूसरा जो कोशिका होता है ये कुफर कोशिका होता है। क्या होता है, एक कुफर कोशिका होता है। और कुफर कोशिका क्या करता है, जो विषैला चीज होता है उसको मारने का काम करता है, भोजन में आए विषैले चीज को मारने का काम करता है। उसके बाद वृक्क कोशिका, वृक्क कोशिका क्या, किसके, इसको क्या कहते हैं, हाँ देखिए वृक्क कोशिका का किस में पाया जाता है, आपका किडनी में पाया जाता है। अच्छे को वृक्क कोशिका, वृक्क कोशिका कौन है, नेफ्रॉन है। क्या होना है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। और इसके अध्ययन को क्या कहता है, वृक्क के अध्ययन को क्या कहता है, नेफ्रॉन कोशिका अधिक होता है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। चलिए कहानी खत्म। अब एक तरह समझ लीजिए कि जो कोशिका चैप्टर का जो था लगभग सबका सब खत्म हो चुका है, ठीक है। मात्र 1 से 2 सवाल बचा हुआ है, 2 सवाल होगा कल
कोशिका खत्म हो जाएगा। अगला जो कल अगले दिन चैप्टर जो चलेगा आपका, चलेगा बोन चलेगा, यानी हड्डी चैप्टर चलेगा, ठीक है, मानव कंकाल। ठीक है, जैसा आपको लगे उस चीज़ को कमेंट कीजिए, ठीक है ना। यदि कोई तरह कमी नजर आता है, जो भी अच्छा लगता है, जो पॉइंट ठीक लगता है, वो चीज़ को आप बोलिए एक तरह से, और जो भी कंप्लीट जो चल रहा है, ठीक ना, उसको समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं बस आगे स्किप करने का। देखिए फर्स्ट जो डे होगा उसमें हम ज़्यादा नहीं 10 से 12 सवाल लेके चलेंगे, सेकेंड डे में होगा 20-25 हो जाएगा, थर्ड डे में अधिक होगा, ऐसा होगा। क्योंकि फर्स्ट डे जो भी हमको मिलता है ऑप्शन में सबका पूर्ण रूप में व्याख्या करते हैं। हाँ, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो पहले व्याख्या किया हुआ रहता है उसको सिर्फ दोहराते जाते। इससे क्या होगा आपका, यदि आप पूरा कोशिका के तीनों वीडियो देख लीजिए, लगभग आपका 90% फाउंडेशन प्लस प्रीवियस ईयर्स का दोनों का कंप्लीट होगा। और इतना बार रिपीट होता है जो कि आपके माइंड में सेट होगा। ये रिपीट होने का चांस ज़्यादा बन जाता है, इसलिए हम जितना भी ऑप्शन होता है सबको लेकर के चलते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।